हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। बच्चों, हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 17 पर, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। आज के हमारे लेक्चर नंबर 4 का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के अंदर हमारा सब टॉपिक है, जो कि है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। ये टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का एक अच्छा टॉपिक है, जिसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू तो डेफिनेटली हम लोग साथ साथ देखते ही हैं। तो हम लोग अभी तक बच्चों 3 लेक्चर जो है चैप्टर 17 में पढ़ चुके हैं, और वो तीनों लेक्चर्स जो हैं दैट आर अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। अभी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में 2 लेक्चर और स्टडी करेंगे, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5। ठीक है बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ के नाम से हमारी बुक में है, इस टॉपिक में हम लोगों ने एक मैकेनिकल टेस्ट जो है वो स्टडी करना है, जिसे आप कह सकते हैं हमने एक टेंसाइल टेस्ट स्टडी करना है। अगर हम किसी सॉलिड मटेरियल को, किसी वायर को, उसकी लेंथ को एक मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन में उसका टेंसाइल टेस्ट करें, तो उस टेंसाइल टेस्ट के नतीजे में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो उसकी जो रेशो बनेगी कि कितना स्ट्रेस किसी मटेरियल के ऊपर लगाया गया, उसमें कितना स्ट्रेन पैदा हुआ, और फिर उसको एक ग्राफ की फॉर्म में जो मशीन जो है प्लॉट करेगी, उस ग्राफ को हमने स्टडी करना है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इन्फॉर्मेटिव, और इसमें आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट। जब हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ये बन सकता है, तो इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमने एक मैकेनिकल टेस्ट जो है, बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम कहते हैं किसी सॉलिड की, तो दैट मीन्स कि हमने किसी सॉलिड के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करनी है, या फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करना है, या जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे दैट फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। कि हमने किसी सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करना है, और उस स्ट्रेस के नतीजे में किसी सॉलिड में कितना स्ट्रेन या किस तरह का स्ट्रेन पैदा होता है। तो ये जो बिहेवियर या ये जो प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करते हैं किसी सॉलिड की, दैट आर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में ही हम लोग एक टेस्ट जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स करते हैं, विच इज़ टेंसाइल टेस्ट ऑफ अ वायर। किसी वायर की स्ट्रेंथ का टेस्ट करना हो, मतलब अगर कोई वायर बनाई है किसी ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे कि कॉपर है, जैसे सिल्वर है, लेट्स से अगर कॉपर है और वो कॉपर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एक कॉपर वायर की फॉर्म में है, उस वायर की स्ट्रेंथ का टेस्ट करना है कि वो कितने स्ट्रेस को बियर मतलब कर सकती है, कितना स्ट्रेस एंड्योर कर सकती है, कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है वो वायर, और किस स्ट्रेस की वैल्यू पे जाके वो वायर ब्रेक हो सकती है, उस वायर की लेंथ क्या है, उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, और अगर उसके ऊपर इतना स्ट्रेस अप्लाई करें कि उसकी शेप चेंज हो, उसकी शेप मतलब ना चेंज हो या वो टूट जाए। तो ये जो टेस्ट हम करते हैं किसी वायर के ऊपर उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, दैट इज़ एक्चुअली आ टेंसाइल टेस्ट। और जब हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं, डिफरेंट किस्म की वायर्स के ऊपर टेंसाइल टेस्ट होते हैं। ठीक है। बिल्डिंग्स में यूज़ होती हैं कोई वायर्स, सस्पेंशन ब्रिजेस में वायर्स यूज़ होती हैं, इतने हैवी वेट्स उठाने के लिए वायर्स यूज़ होती हैं। तो उन सब वायर्स का एक्चुअली टेंसाइल टेस्ट होना चाहिए, ताकि ये पता हो कि कितना स्ट्रेस जो है इन वायर्स में आ जाए तो ये ब्रेक नहीं होंगी। तो ये जो टेंसाइल टेस्ट जो है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है वायर्स का, और किसी भी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में टेंसाइल टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब ये जो टेंसाइल टेस्ट है ये परफॉर्म होता है एक मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन से। ये एक मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन, जिसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसको टेंसोमीटर या मटेरियल टेस्टिंग मशीन भी कहते हैं। ये आप गूगल में इन वर्ड्स के साथ अगर लिखेंगे तो आप ये मशीन जो है उसकी एक मुकम्मल डिस्क्रिप्शन, इसकी पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक है। आप लिख सकते हैं मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन या मटेरियल टेस्टिंग मशीन लिख लें, वहाँ आपको इसकी इमेज मिल जाएगी।
और इसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। तो ये जो मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन है, इसमें हम किसी वायर का मैकेनिकल टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं, और ये जो मशीन है ये उस वायर के ऊपर जिसका हम टेस्ट करते हैं उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करती है और उसमें एक डीफॉर्मेशन पैदा करती है या स्ट्रेन पैदा करती है, और फिर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिवाइस के ज़रिए उस स्ट्रेस का और स्ट्रेन का एक ग्राफ प्लॉट होता है, और उस ग्राफ के अंदर उस मटेरियल की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो छुपी होती हैं। तो हमने ये भी जो करना है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक मैकेनिकल टेस्ट हुआ है हमारे पास एक मटेरियल का। हमने ये देखना है कि एक मैकेनिकल टेस्ट या टेंसाइल टेस्ट के नतीजे में जो ग्राफ बना है, किसी मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन ने वो ग्राफ प्लॉट किया है एक कंप्यूटर की मदद से, उस ग्राफ की शेप क्या है, और फिर उस ग्राफ के जो डिफरेंट पोर्शंस हैं हमने उन पोर्शंस को अंडरस्टैंड करना है। उसी में फिर हम लोग देखेंगे इलास्टिक लिमिट क्या है और यील्ड पॉइंट क्या है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक्चुअली ये कुछ टर्म्स हैं, जैसा कि हम लोग जो है वो देखेंगे कि एक टेंसाइल टेस्ट, हमने बेसिकली एक टेंसाइल टेस्ट करवाना है। ठीक है, यानी किसी मटेरियल का टेंसाइल टेस्ट आप कह लें, किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ टेस्ट जो है वो करवाना है, और ये जो टेंसाइल टेस्ट होगा, मटेरियल की स्ट्रेंथ का टेस्ट होगा, ये हमने करवाना है एक मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन से, राइट। उसके लिए हम क्या लेते हैं, ये वर्ड्स में कुछ लिख देता हूँ हम लोग यूज़ करेंगे एक मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन जो ये टेस्ट करेगी, राइट। और उसके बाद ये जो है ये एक स्पेसिफाइड डीफॉर्मेशन रेट से होगा। ये जो मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन है ये एक्चुअली किसी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करती है, और इस स्ट्रेस के नतीजे में एक स्पेसिफाइड डीफॉर्मेशन रेट से उस मटेरियल के अंदर स्ट्रेन पैदा होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन स्ट्रेस अप्लाई करेगी, और जैसे आप ये एज्यूम करें कि ये एक वायर है, और इस वायर के जो दोनों एंड्स हैं, ये इस तरफ जो है ये वाला एंड जो है ये फिक्स्ड है उस मशीन के अंदर, और ये वाला एंड जो है ये मूवेबल है, राइट। अगर ये एंड मूवेबल है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस वायर की जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है। तो जब ये वाला एंड मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस वायर की लेंथ जो है वो चेंज होगी, और इसकी जो लेंथ चेंज होगी ये एक्चुअली स्ट्रेन है। जब इसने ऊपर मूव करना है तो यहाँ से अप्लाई किया जाएगा स्ट्रेस इस वायर के ऊपर, और स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से इसकी लेंथ चेंज होगी, जिसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोड्यूस होगा स्ट्रेन। तो ये एक टेंसाइल टेस्ट हो जाएगा इस मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन की तरफ से। तो हमने ग्राफ स्टडी करना है जो कि होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, कितना स्ट्रेस अप्लाई हुआ और कितना उस वायर के अंदर स्ट्रेन पैदा हुआ। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होगा, ये जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ को हम लोग स्टडी करते हैं। अब जो ये जो ग्राफ बनता है इस मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन में, जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं तो हमारे पास उस ग्राफ के जो दोनों पैरामीटर्स हैं जिसमें हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, उसमें हमारे पास एक तरफ जो है वो स्ट्रेस है और दूसरी तरफ जो है वो स्ट्रेन है, राइट। दिस इज़ स्ट्रेन, इसको हम शो करते हैं एप्सिलॉन से, और सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस को। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये मतलब ग्राफ बनेगा, और ये जो ग्राफ बनेगा इसकी जो शेप होगी वो स्ट्रेट, फिर थोड़ी सी बेंडिंग और इस तरह से। तो हम ये करेंगे कि हम इस पूरे ग्राफ को ओ से स्टार्ट करके ये जो शेप बनेगी इस ग्राफ की, इसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज़ ए, दिस पॉइंट इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस पॉइंट इज़ डी। तो ये जो ग्राफ है ये आपके सामने मैंने बनाया है। ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी किसी मटेरियल के टेंसाइल टेस्ट में हम के नतीजे में ये ग्राफ हमारे पास बना है। ये हमारे पास एक वायर थी, तो हमने एक मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन से इसका टेंसाइल टेस्ट किया। तो स्ट्रेस की वैल्यूज़ नोट की, राइट। इस तरफ को स्ट्रेस की वैल्यूज़ हमने प्लॉट कर दी,
जो भी स्ट्रेस अप्लाई हुआ, और इस तरफ फिर हमने हर स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेन की वैल्यू को प्लॉट किया। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की डिफरेंट वैल्यूज़ को जब हमने प्लॉट किया तो हमारे पास इस तरह से ग्राफ की शेप बनी। ऑलराइट बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि ग्राफ की ये जो शेप है इसके डिफरेंट जो पोर्शंस हैं उनका क्या मतलब है। तो जो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ का जो O से लेके A तक पोर्शन है दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो अब जो पोर्शन ओ ए है, लेट्स से अगर इसको हेडिंग जो है ऐसे छोटा सा पार्ट्स में हम लोग इसको बना लें, आपने याद रखना है इसको। तो पोर्शन है इस ग्राफ का ओ ए पोर्शन, और पहली चीज़ जो है वो हम देखते हैं इस पोर्शन में, पहली बात वो ये है कि ये जो पोर्शन है ग्राफ का दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ये है कि जब उस मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन ने स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू किया इस वायर के ऊपर, तो उस वायर में जो डिफॉर्मेशन आई दैट वाज यूनिफॉर्म, और उस केस में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन थे दैट वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो स्ट्रेट लाइन मीन्स कि जो स्ट्रेन था उस वायर के अंदर, जो इनिशियल स्ट्रेन होगा विच इज़ इनिशियल स्ट्रेन, दैट इनिशियल स्ट्रेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो इनिशियल स्ट्रेस और इनिशियल स्ट्रेन जो अप्लाई होगा इस वायर के ऊपर दैट वाज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इसका ये भी मतलब है कि स्टार्ट में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो है दैट वाज कांस्टेंट, रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन वाज कांस्टेंट फ्रॉम ओ टू ए। और इसमें हमारे पास एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं कि इतने पोर्शन में जो है ये एक्चुअली इतने पोर्शन में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन अप्लाई हो रहे हैं, जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है और जो स्ट्रेन पैदा हो रहा है, ये दोनों के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ यही कहता है कि स्ट्रेन जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट। तो अभी चूंकि विद इन इलास्टिक लिमिट ही काम होगा ए तक, तो विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, या स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो इज कांस्टेंट, या यूँ कह सकते हैं कि हुक्स लॉ इज ओबेड। तो वी से दैट हुक्स लॉ इज ओबेड अंटिल पॉइंट ए। और फिर इस ग्राफ में ओ से ए तक जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो इस ग्राफ की मैक्सिमम लिमिट है, ये यूँ कह लें कि स्ट्रेट लाइन की जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज़ पॉइंट ए। और जो पॉइंट ए जो है उसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ए इज़ नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। ये आपने इसको नाम दे देना है कि दैट इज़ एक्चुअली द लिमिट ऑफ द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच इज़ फ्रॉम ओ टू ए। तो इतनी पोर्शन में ओ से ए तक जो है दैट इज़ एक्चुअली दिस पॉइंट ए इज़ द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दिस पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ तक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनकी जो रेशो है वो कांस्टेंट है। जितना स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वायर के ऊपर उसी रेशो से उसके अंदर जो स्ट्रेन है वो बन रहा है। किसी भी मटेरियल के लिए ये पोर्शन जो है वो होगा, और ये जो पोर्शन होगा ये डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट होगा। कॉपर में और होगा, सिल्वर में और होगा, एल्युमिनियम में और होगा। किसी में ये पोर्शन कम होगा, किसी में ये पोर्शन ज़्यादा है। जिस मटेरियल में ये पोर्शन ज़्यादा है दैट मीन्स के उस मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो एक दूसरे के ज़्यादा देर तक एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे। और जिस मटेरियल के लिए ये पोर्शन जो है ये कम हो, इसका मतलब उसके लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो है वो थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रही, राइट। ये जो हमारे पास जो है वो ये पहले हिस्सा है ओ से लेके ई तक। तो इसको प्रोपोर्शनल लिमिट में हम ये भी कहते हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट में जो स्ट्रेस है जो पॉइंट ए पर होगा, जो पॉइंट ए पर जो स्ट्रेस है दैट इज़ द वैल्यू दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस एट पॉइंट ए is the maximum stress
is the maximum stress applied for which without losing straight line proportionality. इसको यूँ कह सकते हैं applied without losing straight line proportionality, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो पॉइंट ए तक पर जो स्ट्रेस की अप्लाई वैल्यू होगी, स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू करेंगे हम स्टार्ट से 0 से, ग्रेजुअली स्ट्रेस की वैल्यूज बढ़ाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और जो ए पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू होगी दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये भी कह सकते हैं बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो दैट पॉइंट ए इज कॉल्ड सिग्मा पी, द स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज कॉल्ड सिग्मा पी, इसको इससे शो कर देंगे, दैट इज सिग्मा पी, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट ए, दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ग्राफ, दिस इज फ्रॉम ओ टू ए। उसके बाद बच्चों हमारे पास इस ग्राफ का दूसरा पोर्शन है जो कि है ए से स्टार्ट होकर बी तक, दिस स्मॉल पोर्शन, दिस पोर्शन फ्रॉम ए टू बी। तो जो पोर्शन है ग्राफ का ओ से लेके ए से लेके बी तक, सो दिस पोर्शन फ्रॉम ए टू बी is actually explains that strain and stress are still proportional, but they are not directly proportional. The ratio of stress to strain is not constant. ये हम कह सकते हैं कि stress और strain की जो रेशो है वो अगर हम लेते हैं इस पोर्शन में तो वो कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब है कि स्ट्रेस अभी भी अप्लाई किया है और स्ट्रेन जो है वो उसमें आया है, स्ट्रेन उसमें पैदा हुआ है, लेकिन इस पॉइंट बी तक जो है ए से लेके बी तक हमने थोड़ा स्ट्रेस अप्लाई किया है, स्ट्रेस की वैल्यू थोड़ी अप्लाई की है, लेकिन स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ग्राफ का ये जो पोर्शन है ए से लेके बी तक, ये ऊपर की तरफ कम गया है लेकिन ये राइट की तरफ ज़्यादा गया है। अब हमने वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेस लिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने स्ट्रेन लिया है, तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है वो जितना ऊपर की तरफ जाएगा दैट मीन्स कि स्ट्रेस ज़्यादा होगा, या वर्टिकली जो है वो स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होगी। अगर ये ग्राफ वर्टिकली अप डाउन जाता है और हॉरिजॉन्टल मूव करता है तो फिर स्ट्रेन की वैल्यू चेंज होगी। तो ए से बी तक ये ग्राफ वर्टिकली कम मूव हुआ है, हॉरिजॉन्टली ये ग्राफ ज़्यादा मूव किया है, जिसका मतलब है कि ए से लेके बी तक ये वो पोर्शन है ग्राफ का जिसमें स्ट्रेस जो है वो कम चेंज हुआ है और स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा जो है वो आया है। तो इस पोर्शन में हम ये कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, स्ट्रेस और स्ट्रेन कांस्टेंट नहीं है, हुक्स लॉ यहाँ पे इस तरह से प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं वे होगा। और ये जो पॉइंट बी है इसको हम कहेंगे पॉइंट बी जो है, यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी इस ग्राफ के इस पोर्शन ए से बी में, जो बी है वहाँ पर जो स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, राइट। सो पॉइंट बी इज़ कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, विच मीन्स के बी पॉइंट तक हम जो भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उस स्ट्रेस की वैल्यू पर जो है वो मटेरियल अपनी मैक्सिमम लिमिट में जाएगा कि अगर उस स्ट्रेस को हम रिमूव कर दें तो वो मटेरियल रीगेन करेगा अपनी ओरिजिनल शेप को। तो जो भी वैल्यू होगी स्ट्रेस की पॉइंट बी के ऊपर, अगर हम उस स्ट्रेस को, उस वैल्यू को या उस स्ट्रेस को हम रिमूव कर दें तो उस स्ट्रेस को रिमूव करने से वो मटेरियल वापस यानी रीगेन करेगा ओरिजिनल शेप को। सो दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ from A to B actually shows elasticity. So this portion is called elasticity from A to B and B point is called elastic limit, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने A point को कहा था कि A जो है that is proportional limit, right? So point A was proportional limit
एंड पॉइंट बी इज इलास्टिक लिमिट। तो बी तक जो स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसको रिमूव करेंगे तो मटेरियल रीगेन करेगा ओरिजिनल शेप को। तो इस ओ से बी तक इलास्टिक लिमिट है और इलास्टिक लिमिट के अंदर हमारे पास दो केसेस हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन केस है जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी है स्ट्रेस और स्ट्रेन में, कांस्टेंट है रेशियो, और ए बी में रेशियो कांस्टेंट नहीं है। अच्छा बच्चों, ये जो पॉइंट बी है इसको हम इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं, और इलास्टिसिटी बिहेवियर जो है किसी मटेरियल का इस पोर्शन के अंदर होगा। पॉइंट बी जो है इसको हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। सो दिस पॉइंट बी इज ऑल्सो नोन एज यील्ड पॉइंट, राइट। तो पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी इज ऑल्सो नोन एज यील्ड पॉइंट, और इस पॉइंट को, यील्ड पॉइंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं द पॉइंट ऑन द कर्व बियॉन्ड विच परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स। द पॉइंट ऑन द कर्व बियॉन्ड विच permanent deformation occurs। ये याद रखना है। So this point B is also known as yield point। तो point B is called elastic limit। अगर आप point B पर जो स्ट्रेस अप्लाई किया है उसको रिमूव कर दें तो that stress, अगर उस स्ट्रेस को रिमूव कर दें तो वो मटेरियल रीगेन करेगा ओरिजिनल शेप को, और अगर आप उस स्ट्रेस से बियॉन्ड जाते हैं तो दैट विल प्रोड्यूस सम परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल। तो बी से अगर क्रॉस करते हैं तो दैट शोज परमानेंट चेंज। तो फिर ये जो बी सी पोर्शन है इस ग्राफ का, इस बी सी पोर्शन को हम लोग कह सकते हैं एक्चुअली दिस इज प्लास्टिसिटी। दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ शोज प्लास्टिसिटी बिहेवियर, राइट। सो this portion shows plasticity behavior, and point B is also called yield point, right। इस point B ने डिसाइड करना है कि मटेरियल जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करता है या फिर वो मटेरियल परमानेंटली डी शेप होता है और न्यू शेप को अडॉप्ट करता है। सो बी सी पोर्शन शोज प्लास्टिसिटी बिहेवियर। प्लास्टिसिटी होता है जो किसी मटेरियल का न्यू शेप को रीगेन करना। तो जितना बी सी वाला पोर्शन ज़्यादा होगा दैट मीन्स द मटेरियल रिक्वायर्स मोर, द मटेरियल बिकम्स शोज मोर प्लास्टिक बिहेवियर, कि उसके अंदर जो प्लास्टिसिटी या न्यू फॉर्म को या न्यू शेप को अडॉप्ट करने का बिहेवियर उतना ज़्यादा है। तो बी सी शोज प्लास्टिसिटी बिहेवियर। अच्छा बच्चों, इस बी सी पोर्शन में जो मैक्सिमम पॉइंट है दैट इज़ पॉइंट सी, और ये जो पॉइंट सी है इस पॉइंट को हम कहते हैं यू टी एस, राइट। सो द पॉइंट सी इज कॉल्ड यू टी एस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट सी, दैट इज कॉल्ड यू टी एस। यू टी एस स्टैंड्स फॉर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, राइट। सो यू टी एस इज एक्चुअली अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, दोनों हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ जो है ये मटेरियल के लिए हम यूज़ करेंगे, और स्ट्रेस जो है ये वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के लिए हम यूज़ करेंगे। सो दिस पॉइंट यू टी एस इज़ एक्चुअली अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। या पॉइंट सी जो है यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी दैट इज़ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, मीन दैट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस। इसको अगर हम डिफाइन कर सकें या डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जो है दैट इज़ एक्चुअली मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग। सो इसका मतलब ये है कि पॉइंट सी पर जो भी स्ट्रेस की वैल्यू होगी, इस स्ट्रेस की वैल्यू को हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कहेंगे जिस पर वो मटेरियल अभी ब्रेक नहीं हुआ, डीफॉर्म हुआ है, न्यू शेप में चला गया है लेकिन अभी वो ब्रेक नहीं हुआ। तो सी पॉइंट जो है अगर इससे बियॉन्ड जाते हैं तो अब वो मटेरियल परमानेंटली ब्रेक हो जाएगा। सो ये जो पॉइंट डी है
इस पॉइंट डी को हम कहते हैं दैट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ दिस पोर्शन सी डी, और जो इसको हम कहते हैं फ्रैक्चर्ड स्ट्रेस। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट डी इज कॉल्ड फ्रैक्चर्ड स्ट्रेस, राइट। तो पॉइंट डी जो है दैट इज़ एक्चुअली फ्रैक्चर्ड स्ट्रेस। अगर इसको यहाँ पे लिख दें तो पॉइंट डी corresponds to fractured stress। तो C जो है दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड, बगैर टूटना नहीं उसने, और जितना मटेरियल वो बर्दाश्त कर सके स्ट्रेस दैट इज UTS। लेकिन अगर आप उससे क्रॉस करते हैं तो फिर ये मटेरियल परमानेंटली वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो दैट डी शोज पॉइंट डी शोज फ्रैक्चर्ड स्ट्रेस। अब इसमें जो नाम है वो पॉइंट ए को सिग्मा पी से, पॉइंट बी जो है इसको सिग्मा ई से, पॉइंट सी को सिग्मा एम से, और पॉइंट डी को सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो सिग्मास की वैल्यूज़ हैं ये भी आपने याद रखनी है। सिग्मा पी, पॉइंट पी ए इज सिग्मा पी, पॉइंट बी इज सिग्मा ई, पॉइंट सी इज सिग्मा एम, and point D is sigma F. So these are actually the values of stress. Sigma P is the value of stress at point A, for which the value of stress is without losing straight line proportionality, maximum value of stress without losing straight line proportionality. B point पर जो stress है sigma I, that is the elastic limit, the maximum stress that if you remove the material regains its original shape. C जो है that is sigma M, it means the value of stress at point C is the maximum stress beyond which the material will break, right? या maximum stress that a material can withstand। और C से जब क्रॉस करेंगे D पे sigma F, तो fractured stress, the value of stress for which the material will break। तो ये जो sigma P, sigma E, sigma M और sigma F, इनको आपने याद रखना है। तो ये जो ग्राफ है ये टेंसाइल टेस्ट का ग्राफ है, और ये भी याद रखें कि ये जो टेंसाइल टेस्ट है ये किसी डक्टाइल सब्सटेंस या डक्टाइल मटेरियल के लिए किया गया टेस्ट होगा। अब यहाँ पे हम लोग डक्टाइल को अगर हम डिफाइन करें तो डक्टाइल मटेरियल्स जो हैं या डक्टाइल सब्सटेंस जो हैं वो ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्लास्टिसिटी बिहेवियर को शो करते हैं, राइट। द मटेरियल्स विच शो प्लास्टिसिटी बिहेवियर आर सेड टू बी डक्टाइल। अब दो तरह के मटेरियल्स जो है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं डक्टाइल सब्सटेंस हैं, और दूसरे हमारे पास होते हैं ब्रिटल सब्सटेंस, राइट। और डक्टाइल सब्सटेंस, ये जो कर्व हमने स्टडी की है इस कर्व को हम कहते हैं ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल सब्सटेंस। ये आपने याद रखना है, कर्व फॉर अ डक्टाइल सब्सटेंस या ऑफ अ डक्टाइल सब्सटेंस, राइट। और ऐसे सब्सटेंस डक्टाइल सब्सटेंस वो होते हैं विच शो द मटेरियल्स विच शो प्लास्टिसिटी बिहेवियर, राइट। ये प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो करते हैं, और ब्रिटल सब्सटेंस जो हैं ये प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो नहीं करते। brittle material shows no plasticity behavior, right। इसका मतलब है कि ये जो कर्व है ये हम किसी ब्रिटल सब्सटेंस के लिए तो ड्रॉ कर भी सकते हैं। अगर हम ब्रिटल सब्सटेंस के लिए ये कर्व ड्रॉ करें तो उसमें फिर ये जो BC पोर्शन होगा ये नहीं होगा, जैसा कि ग्लास है, ब्रिटल सब्सटेंस की एग्जांपल ग्लास है। अगर ये हम कर्व ग्लास के लिए ड्रॉ करें तो फिर उसमें BC पोर्शन नहीं होगा। उस केस में इस कर्व में B के बाद डायरेक्ट पॉइंट D होगा विच इज़ फ्रैक्चर्ड स्ट्रेस। तो ग्लास के लिए या तो ये पोर्शन बनेगा O से B तक विच मीन्स इलास्टिक लिमिट, या B से डायरेक्ट अगला पॉइंट जो है वो C नहीं होगा बल्कि D होगा, मीन्स टूट जाएगा ग्लास। देयर इज़ नो प्लास्टिसिटी बिहेवियर इन ग्लास। तो ये जो कर्व है ये किसी मटेरियल की किसी डक्टाइल मटेरियल की जो है ये डायग्राम है या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। इस कर्व को हम जो एक और नाम भी है इसको हम फोर्स इलोंगेशन डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। दिस कर्व इज ऑल्सो नोन एज फोर्स इलोंगेशन डायग्राम, राइट। ये इसका दूसरा नाम है। तो बराबर जो इस कर्व को जो है ये इन पॉइंट्स में आप लोगों ने याद रखना है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, फोर्स इलोंगेशन डायग्राम है,
और इस फोर्स इलोंगेशन डायग्राम में ये जो की पॉइंट्स हैं ABCD, इनके नाम मैंने आपको बताए, इस तरह से है। तो कोई भी डक्टाइल सब्सटेंस जो है, अगर कोई भी डक्टाइल सब्सटेंस किसी टेंसाइल टेस्ट में से गुजरे या किसी भी डक्टाइल सब्सटेंस का कोई टेंसाइल टेस्ट किया जाए तो वो डक्टाइल सब्सटेंस इन चारों पार्ट्स में से उसकी वो गुजरता है, मींस उसके ऊपर स्ट्रेस और स्ट्रेन रेशो जो है वो इन चारों केसेस में बनती है। तो स्टार्ट में कुछ देर के लिए उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो है वो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी में है, फिर स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रहती और फिर एक इलास्टिक लिमिट आती है। अगर उतना स्ट्रेस अप्लाई किए रखें तो वो मटेरियल जो है वो रीगेन कर सकता है अपनी शेप को, अगर उस स्ट्रेस को रिमूव कर दिया जाए। और फिर इलास्टिक लिमिट पर पहुंच कर अगर हम उस स्ट्रेस को उससे भी ज़्यादा कर दें तो वो मटेरियल परमानेंटली चेंज हो जाएगा। और फिर स्ट्रेस को अगर एक उसमें भी एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा हम ले जाएँ तो वो मटेरियल टूट जाएगा। तो ये है टेंसाइल टेस्ट, राइट। विद इन इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक लिमिट से क्रॉस करके जाना है, यील्ड पॉइंट से क्रॉस करके जाना है, जिसमें मटेरियल परमानेंटली चेंज हो सकता है। तो ये किसी भी डक्टाइल सब्सटेंस के लिए इस कर्व की शेप यही होगी। इसमें फिर जो पोर्शंस हैं इस कर्व के अंदर, वो पोर्शंस की लेंथ्स जो है वो चेंज होंगी। OA, AB, BC, CD, ये जो पोर्शंस होंगे इनकी लेंथ्स वेरी करेंगी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, इसलिए कि डिफरेंट मटेरियल्स में स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो डिफरेंट होती है। ऑलराइट बच्चों, तो आई होप कि आप इस लेक्चर के इस टॉपिक के की पॉइंट्स को आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आपको इस क्वेश्चन को एज ए शॉर्ट डेफिनेशन, एज ए MCQ और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, आई होप सो। तो बच्चों इसमें अच्छी तरह से इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करें और इसके तमाम पॉइंट्स को नोट करें। अगर आपको कहीं पे किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर लिखें इसको कमेंट्स में या मुझे टेक्स्ट करें, देन आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ये था लेक्चर नंबर 4। अब आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 5 विच इज़ स्ट्रेन एनर्जी। तो तब तक बच्चों अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।